हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक महाकाव्यों का विकास। तो चलिए दोस्तों, इसको प्रारंभ करते हैं। ये संस्कृत की परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी। दोस्तों, अथर्ववेद में चारों वेदों के नामोल्लेख के बाद इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि वेदों के क्लिष्ट कर्म कांड को, जो क्लिष्ट कर्म कांड है, उसको लोकप्रिय बनाने के लिए कतिपय उपायों का आश्रय लिया गया। वैदिक तत्वों को सुबोध एवं सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कुछ कथाएं आविष्कृत की गई, जिनका भावार्थ समझने पर वैदिक मंत्रों का भाव स्पष्ट हो जाता था। अतएव महाभारत में कहा गया है कि इतिहास और पुराण से वेदार्थ का स्पष्टीकरण एवं उसकी विशद व्याख्या होती है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुभ्रयेत। वेदों के समय में ही इतिहास आदि की कल्पना हुई और इन्हें महत्वपूर्ण बनाने के लिए पंचम वेद कहा गया। ऐसी रचनाओं को चार भागों में विभक्त किया गया। तो दोस्तों, ये चार भागों में जिनमें विभक्त किया, उसमें सबसे पहले है इतिहास। इति धन ह धन आस, ऐसी घटना हुई थी। इतिहास का अर्थ होता है दोस्तों ऐसी घटना हुई थी। वेदों में वर्णित इतिहास प्राचीन एवं शाश्वत इतिहास है, जैसे विराट ब्रह्म, ज्येष्ठ ब्रह्म, विराट, इंद्र आदि। दूसरा है दोस्तों पुराण, पुरावृत्त, पुरातत्व आदि से संबंध सभी विषय, जैसे सृष्टि, उत्पत्ति, भूगोल, खगोल, विविध द्वीपों आदि का वर्णन जिनमें होता है दोस्तों, वो पुराण होते हैं। इनके सुंदर उदाहरण के लिए भूमि सूक्त दृष्टव्य है। तीसरा है दोस्तों गाथा, प्राचीन कथाएं नैतिक, वास्तविक या काल्पनिक सम्मिलित हैं, जैसे इंद्र वृत्र कथानक, पुरूरवा उर्वशी, विश्वामित्र नदी, अगस्त्य लोपामुद्रा इत्यादि जो कथाएं हैं वो सभी गाथाओं में आती हैं। चौथा और अंतिम है दोस्तों नाराशंसी, वीर स्तुति, वीर गाथा, व्यक्ति अभिनंदन आदि। इस तरीके की चीजें दोस्तों नाराशंसी में आती हैं। ययाति ही नाहुषः, नहुषः मानवः, मारुतः, परीक्षित आदि इसके उदाहरण हैं। वैदिक साहित्य में इन चारों शब्दों का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया गया था। बाद में लौकिक साहित्य की समृद्धि के साथ ही प्राचीन शब्दों को नवीन अर्थों में अपना लिया गया। इसके बाद आता है दोस्तों इतिहास पुराण। संक्षेप की दृष्टि से प्राचीन चार शब्दों के स्थान पर इतिहास और पुराण शब्द शेष रहे। कौटिल्य आदि ने इतिहास शब्द को रुचिकर माना और इसमें ही सबका अंतर्भाव माना है। तो दोस्तों पहले जो चार भागों में विभाजित था, आगे चलकर फिर ये दो ही भाग रह गए, इतिहास और पुराण। उसी में उन्होंने बाकियों को समन्वित मान लिया। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को एक समन्वित शब्द माना गया है। पुराण कर्ताओं ने इतिहास शब्द की अपेक्षा पुराण शब्द को रुचिकर माना है। उनके हिसाब से जो पुराण शब्द है वो अधिक रुचिकर है और इसमें इतिहास आदि का अंतर्भाव किया है। अतएव पुराणों में इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी सभी आ जाते हैं। यानी आप दोस्तों ये समझ सकते हैं कि जो पुराण है उसमें इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी सभी आ जाते हैं। पर कालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि पुराण शब्द अधिक रुचिकर ना रहा, अतः इतिहास को पुनः पृथक किया गया। तो बाद में दोस्तों फिर इतिहास को इससे अलग किया गया। इस प्रकार विकास की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इतिहास से ऐतिहासिक काव्य, पुराण से पुराण या पुरातत्व ग्रंथ, गाथा से कथा और आख्यान साहित्य तथा नाराशंसी से ऐतिहासिक वीर काव्य, रामायण, महाभारत आदि विकसित हुए। अब आगे दोस्तों आपको टेबल के माध्यम से मैं बता देता हूँ किस तरीके से विकास हुआ है।
तो सबसे पहले आता है दोस्तों वैदिक काल, जिसमें इतिहास, पुराण, गाथा, नारद संस्कृति थे। इसके बाद आता है दोस्तों उपनिषद काल, जिसमें इतिहास या फिर पुराण एक नाम ही दिया जाता था। और इसके बाद आता है दोस्तों श्रेणय संस्कृत काल, इसमें दोस्तों ऐतिहासिक काव्य, उसके बाद पुरातत्व ग्रंथ एवं नूतन पुराण, फिर आता है आपका कथा साहित्य, आख्यान साहित्य, और फिर आपका ऐतिहासिक वीर काव्य यानी कि रामायण और महाभारत। और इन्हीं के फिर दो भाग हो गए, महाकाव्य और काव्य, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत के विकास का इतिहास श्रोत कर्मकांड के काल से संबद्ध है। यज्ञ कर्मकांड के पश्चात नैतिक प्रवचन आदि की परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। प्रारंभ में इसके लिए वैदिक सुपर्णाख्यान आदि वैदिक आख्यान लिए गए। तत्पश्चात शनै शनै नैतिक शिक्षाओं के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं योगी राज कृष्ण की गाथाएं भी उनमें स्थान पाने लगी। इसका ही विकास छोटे काव्य आदि के रूप में हुआ। यही काव्य ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि, जिनको हम आदि कवि भी कहते हैं, और वेद व्यास जी जो महाभारत के रचनाकार हैं, के हाथों में आकर ग्रंथ बन गए और रामायण तथा महाभारत के रूप में सुपुष्ट, परिष्कृत एवं परिवर्धित धर्म ग्रंथ बने। इस संदर्भ में कुशीलव शब्द का परिचय भी मनोरंजक है। वाल्मीकि रामायण और उत्तर रामचरित आदि से ज्ञात होता है कि बालक कुश और लव ने ही सर्वप्रथम रामायण का मंच गान या अभिनय संगीत प्रस्तुत किया था। यह परंपरा इतनी रुचिकर हुई कि बाल संगीत को भी कार्यक्रमों का अंग माना जाने लगा। रंगमंचीय अभिनयों के लिए बाल संगीत कार्यक्रम अनिवार्य सा हो गया। बाल संगीत कुशलव ना रहकर कुशीलव हो गया। फलतः यह शब्द किसी भी आयु के अभिनेता के लिए प्रचलित हो गया। रामायण और महाभारत के प्रचार और प्रसार में प्राचीन सूतों का बहुत हाथ रहा है। चारण भाट आदि सूत आदि ग्रामों और नगरों में अपनी आजीविका के निमित्त लोकप्रिय इन आख्यानों को सुनाया करते थे। इनमें से कुछ व्युत्पन्न एवं विद्वान भी होते थे तथा कुछ आशु कवि भी होते थे। वे समय और आवश्यकता के अनुसार आधुनिक कथावाचकों आदि के तुल्य अपनी भी कुछ नवीन कलाकृतियां जोड़ दिया करते थे। समय अनुसार ये प्रक्षिप्त अंश भी मूल ग्रंथ के साथ संबद्ध होने से मूल ग्रंथवत माने जाने लगे। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि कई बार क्या होता है, जैसे जो ग्रंथ में लिखा हुआ है बातें, उससे संबंधित कुछ ऐसी सुनी सुनाई बातें भी प्रचलित हो जाती हैं और बाद में फिर वो भी मूल ग्रंथ का एक अंग सी बन जाती हैं। जैसे रामायण की कई रचनाएं, और कहीं पे लक्ष्मण रेखा का वर्णन है और कहीं पे लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। कहीं पे मेघनाथ की जो पत्नी है उनके सती होने का वर्णन है और कहीं पे वर्णन नहीं है। कहीं पे अहि रावण का वर्णन है, मकर ध्वज का वर्णन है, और कहीं पे मकर ध्वज और अहि रावण का वर्णन नहीं है। तो इस तरीके से ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मूल ग्रंथ के साथ संबद्ध ये प्रक्षिप्त अंश प्रांतीय भेद के कारण विभिन्न संस्करणों के रूप में उपलब्ध होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अन्य विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के संग शेयर करें, और कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो अपने विचार कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें